नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग उस शख्सियत के साथ हैं जिसने कल ही भारत का नाम रोशन किया विश्व में। हर्षिता हमारे साथ हैं, गोल्ड मेडल हासिल किया है। जैसे कि इटली में एक जो गेम हुए थे रेसलिंग में, उसमें हिसार की बेटी ने भारत का नाम रोशन किया। साथ में कोच साहब भी हमारे साथ हैं। पहले गुड़िया से हम बात करते हैं, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है, कब से इस लाइन में हैं और क्या उद्देश्य समझती हैं कि जैसे खेल में जाकर क्या सोचती हैं कि कौन सा मुकाम हासिल करें, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। पहले तो हर्षिता, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आपके परिवार को, आपको। थैंक यू अंकल। जैसे आप यहाँ से हिसार से जब गई थी, उस टाइम क्या लगा था आपको कि जहाँ कंपटीशन में आप भाग लेने जा रही हैं, कैसा लग रहा था आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली और मेरा एम सिर्फ गोल्ड का ही था कि अब की बार गोल्ड लाना है। पिछली बार गोल्ड रह गया था, पिछली बार मेरी चोट लग गई थी इसीलिए। कब से आप इसमें रेसलिंग में आपको कब से आपको लगा कि मेरे रेसलिंग में जाना चाहिए, इस खेल को मैं अडॉप्ट करना चाहिए, कब हुआ आपको? मैं बहुत हेल्दी थी तो मुझे कहा गया था कि इसका फिज़िक अच्छा है तो इसे रेसलिंग में डाल दो, तो मैंने कर ली थी। किसी ने सजेस्ट किया था तो फिर मेरे पेरेंट्स मुझे लेके आते, मेरे को छोड़ने जाते और लेके आते। तो हर्षिता, तुम कहाँ कहाँ गई हो खेलने के लिए? अगर बात करें हम लोग, जब तुमने खेल में प्रवेश किया, आपने प्रैक्टिस किया कोच साहब के उसमें सानिध्य में, उसके बाद कहाँ कहाँ खेल के आई हो अभी तक? मैं महाराष्ट्र गई थी, वहाँ मेरी 3rd पोजीशन थी। फिर जो पहला एडिशन था खेलो इंडिया गेम्स का, उसमें भी मैं 3rd आई थी। फिर अंडर 14 के गेम्स हुए थे दिल्ली, वहाँ मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल था। उसके बाद मेरा अंडर 17 में वो भी दिल्ली हुए थे गेम, उसमें भी गोल्ड मेडल था। उसके बाद सब जूनियर में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, वो मेरा पहला सब जूनियर था। उसके बाद खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद जब सब जूनियर का मेरा पिछले साल दूसरी सब जूनियर थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था। और फिर मैं हंगरी गई थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई थी, पर तब मैं कोई मेडल नहीं ला पाई थी। मेरे घुटना ACL टूट गया था उस टाइम। अच्छा। और उसके बाद अब मैं यहाँ गई थी इटली। जैसे इंजरी हुई उस टाइम कैसा लगा कि जो गोल्ड मेडल के लिए आप गई थी, जो अपने सपने थे उसके लिए गई थी कि मैं जीत हासिल करके आऊँगी, जब वो घटना हुआ, आपके जैसे चोट लगी, तब कैसा अनुभव हुआ, क्या लगा, दिल में क्या लगी आपको? बहुत दुख हुआ कि भाई मेडल भी नहीं आया, चोट भी लग गई, अब आगे क्या होगा, मतलब फ्यूचर क्या है कि घुटना ठीक भी होगा या नहीं होगा, तो पता नहीं था कुछ भी कि आगे क्या होगा। और फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने डॉक्टर काद्यान से ऑपरेशन करवाया था मैंने हाँसी से, तो उन्होंने मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा किया और फिर मैंने रिहैब भी अच्छा किया। डॉक्टर वीरेंद्र कादियान से? डॉक्टर काद्यान पूरा हाँसी में। हाँसी में। और जैसे कि आपने आज आपने जैसे कल आपने गोल्ड मेडल वहाँ से हासिल किया, जब पिछला जो एक तरह से इंजरी हुई थी उस समय का वक्त था और जो कल आपने जीत हासिल की, तब कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि भाई मेरा पिछले साल 30 को ही ऑपरेशन हुआ था और 29 को मेरी फाइनल थी रात को। यहाँ पे तो 30 हो चुकी थी, तो कि एक ही टाइम कि उसी टाइम मुझे पिछले साल में मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसी टाइम आज मेरे हाथ में गोल्ड मेडल है। अच्छा, एक साल पहले जब आपकी इंजरी हुई थी, इसी दिन हुआ था और उसी दिन आपने जीत हासिल की। एक तरह से आपको गम भी उसी दिन मिला था और खुशी भी, उससे बड़ी खुशी आपको उसी दिन मिली। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि आपने जीत हासिल की, उसके बाद परिवार वालों से, कोच साहब से आपकी बात हुई, किस तरह के भाव थे उन लोगों के? सबके चेहरे पे खुशी थी, खुशी के आंसू थे, सब बहुत खुश थे कि भाई एक साल पहले तो मतलब इतना दुख था और आज के दिन उसी दिन इतनी खुशी है सबको। हाँ, तो वहाँ पे कितने को ऐसे खिलाड़ी थे जो आपके कंपटीशन था, जिन लोगों के साथ कहाँ कहाँ से थे और किसके साथ फाइनल मैच जो हुआ आपको, जो आपने जीत हासिल की, किन के साथ थी? मेरे वेट कैटेगरी में 14 लड़कियां थी और पहली बाउट मेरी बुल्गारिया से हुई थी जो मैं 5-0 से जीत गई थी। उसके बाद मेरी ग्रीस से हुई थी दूसरी फाइट जो मैं 10-5 से जीती थी। और उसके बाद सेमीफाइनल मेरी क्रोशिया से हुई थी जो मैं जी बोलो। स्कोर भूल गई। अच्छा, कोई बात नहीं। फाइनल मैच आपकी किससे हुई थी? 8-4 से जीती थी। और फाइनल मैच मेरी जापान से हुई थी, तो मुझे कोचेज़ ने एडवाइस किया था कि
मुझे कोचेज़ ने एडवाइस किया था कि ज़्यादा मतलब अटैक नहीं करना, अपने पॉइंट हो जाए तो मतलब डिफेंसिव रहना है, क्योंकि जापान की रेसलर्स में मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और एक टाइम ऐसा आया था कि उसने मेरा यही घुटना पकड़ लिया था, तो एक बार तो मुझे भी थोड़ा सा झटका लगा, पर मैंने यूँ सोचा कि नहीं, अब की बार चोट नहीं खानी, अब की बार छुटाना है, फिर मैंने छुटा भी लिया था। तो जब जैसे उन्होंने घुटना पकड़ा तो उस टाइम आपको वो भी याद आई होंगी कि पिछले बार मेरे साथ ये इसी घुटने में और इसी तरह मुझे इंजरी हुई थी, तो अब क्या होगा? उस टाइम किस तरह से आपने अपना आपको वो किया? मैंने यूँ सोचा कि भाई अगर अब की बार चोट लग गई तो फिर क्या पता कि आगे क्या होगा, तो इसीलिए वही वो था कि मेरे मन में कि अब घुटना, अब की बार नहीं, अब की बार तो गोल्ड ही चाहिए, अब की बार तो गोल्ड ही चाहिए। तो कोच साहब की तरफ से किस तरह की तकनीक थी? क्या वो कहते थे कोच साहब, क्या वो करना चाहिए, क्या रह गया, किस तरह की तकनीक अपनानी है, अपना आपको इस तरह से आपने वो रखनी है, सेफ रखना है? मेरे सिंगल लेग अटैक और डबल लेग अटैक दोनों अच्छे हैं, तो मुझे संजीव कोच साहब ने एडवाइस किया था कि यही करने हैं, और अगर पॉइंट ज़्यादा हो जाएं तो मतलब संभल के लड़ना है, ज़्यादा अटैक नहीं करने हैं और डिफेंसिव रहना है। अगर कोई पैसिव भी दे दे तो कोई बात नहीं, एक ही पॉइंट जाएगा, बस यही। जैसे यहाँ से आप गई वहाँ पे और आपने खेला, उसके बाद जीत हासिल आप लोगों ने किया। जीत हासिल करने के बाद आप जैसे देश स्वदेश आपने लौट रहे हो, तो उस टाइम क्या दिल में किस तरह की भावनाएं थी कि वहाँ जाके क्या होने वाला है, घर पे जाएंगे, परिवार के साथ मिलेंगे? तो जब यहाँ पहुँचे थे किस तरह का माहौल था? बहुत अच्छा, सबके चेहरे पे खुशी थी और सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, सारे और बच्चों के भी पेरेंट्स आए हुए थे, वो भी बहुत खुश थे, सबके चेहरे पे खुशी थी, हम सब मतलब खुश थे बहुत ज़्यादा। और अब पहली बार इंडिया के 5 गोल्ड इकट्ठे आए हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, पर हम सेकंड आए ओवरऑल, हम फर्स्ट आ सकते थे। एक लड़की के घुटने में चोट लग गई, जो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई पिछले साल मेरे लगी थी तो मेरे को कैसा लग रहा था, अब की बार उसे लग गई, तो मुझे बहुत बुरा लगा, वरना अगर उसको नहीं लगती तो हम फर्स्ट आते ओवरऑल इंडिया में। जी, आप लोगों ने भारत का नाम एक तरह से रोशन किया और आप लोग सभी ने अच्छा फाइट करके आए। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जैसे कोच साहब की आपकी बात करें कि संजीव आर्य जी आपके कोच हैं, उनका किस तरह से आपको गाइड करते हैं वो, कि किस तरह से बच्चे इस तरह से लड़ाई लड़नी है, इस तरह से आपको खेल को आगे बढ़ाना है, क्या रहता है? कोच साहब किस तरह से आपको प्रेरणा देते हैं? वो हमें करके भी दिखाते हैं, खुद करते भी हमारे साथ करते हैं, ताकि हम मतलब खुद समझा सकें, यूँ नहीं कि भाई करके दिखा दिया और छोड़ दिया। वो हमें जब तक ठीक नहीं करते, हम जब तक समझाते रहते हैं, रोज़ समझाते हैं, फिर समझाते हैं, तो जब तक ठीक नहीं होता वो समझाते हैं। तो जैसे आप जैसे बच्चे हैं, युवा हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? जैसे कई बच्चे ना खेल में जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो उनके ना सपने होकर रह जाते हैं। कई बार ना किसी इंजरी की वजह से, एक बार इंजरी हो गई घर बैठ जाते हैं, कई बार फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलती, कई बार मतलब स्थिति ऐसी नहीं होती कि चलो आगे बढ़े बच्चे। उन बच्चों को क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको आत्मबल बनाकर आगे बढ़ना चाहिए? अगर आपके इंजरी है तो आप रिहैब अच्छा करो और कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करो, और अगर पेरेंट्स नहीं मानते तो पेरेंट्स को समझाओ कि भाई मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मुझे करनी है, मैं आगे ये करूँगी या ये करूँगा तो सफल हो सकती हूँ, तो ये मेरी वो है कि भाई पेरेंट्स को समझाओ, आराम से समझाओ, लड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो आराम से भी मान जाएंगे जब वो देखेंगे कि आपके अंदर वो जुनून है कि आप कुछ बन सकते हो। जी, जैसे आपने गोल्ड मेडल आप लेकर आए, देश में लौटे हैं, तो इसका जो आपने कार्य किया जितना भी अब तक का, उसकी एक तरह से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो आपने हासिल की है जीत, उसका श्रेय आप किसको देंगे? मैं मेरे पेरेंट्स, मेरे कोचेज़ और मेरी फैमिली को और मेरे सपोर्टर्स को इसका श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि यही सब है, और कौन है। मेरे पापा मुझे लेके जाते हैं, मेरे पापा मुझे वापस लेके आते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं, संजीव को सब प्रैक्टिस करवाते हैं, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है, फैमिली मुझे समझाती है कैसे लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है, अब सब अपनी एडवाइस देते हैं और सबका सपोर्ट रहता है। तो जैसे कि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, भारत के खिलाड़ी के साथ साथ अन्य देश के सभी लोग देख रहे हैं और आपको बधाइयाँ भी दे रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? आपने जीत हासिल की, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश आप बस मुझे इतना प्यार अपना देते रहे, मैं देश के लिए आगे और भी मेडल लाने की कोशिश करूँगी और लाऊं भी कि मैं और मेहनत करूँगी, मैं आगे भी सीनियर में भी, ओलंपिक्स में भी मेडल लेके आऊँगी। जी, तो जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेलों को किस तरह से बैलेंस करके चलती हैं? पढ़ाई भी ज़रूरी है, इसके साथ खेल भी ज़रूरी है, क्यों आपका तो एक तरह से प्रोफेशन खेल हो गया, तो कैसे मैनेज करती हैं आप?
हमारी प्रिंसिपल है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मैं सेंट मैरी स्कूल में पढ़ती हूँ, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। वो मुझे छूट देती हैं कि भाई आपका अगर आप आ सकते हो तो आप आओ, वरना कोई बात नहीं, घर पे पढ़ लो। और घर पे फिर मैं फ़ोन में पढ़ती हूँ। अगर मैं पढ़ रही होती हूँ तो मम्मी पापा भी नहीं टोकते कि भाई कोई और काम कर ले या फिर घर का काम कर ले, तो मम्मी पापा नहीं टोकते उस टाइम। और सपोर्ट भी खूब करता है कि भाई खेल भी कर रहे हो तो पढ़ाई भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उधर को वो कोई कुछ नहीं, कोई उसका फ्रेंड नहीं बनता बाहर का, कोई कुछ नहीं। अगर इंग्लिश आती है तो सब आपके फ्रेंड हैं। मतलब मेरी जापान की लड़कियां भी फ्रेंड थी, और टर्की की भी, और मोल्डोवा की भी लड़कियां भी फ्रेंड थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती थी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उनसे बात नहीं कर सकते। तो पढ़ाई का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको नॉलेज मिलती है, और नॉलेज से आप आगे बढ़ते हो। आपका कहने का मतलब खेलों के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम कोच साहब साथ बैठे हैं, संजीव सर हमारे साथ हैं, मैं पूछना चाहूँगा, कभी संजीव सर ने आपको कोई तकनीक बताई हो, प्रैक्टिस करवाते उस टाइम कभी डांटा है, बच्चों ये तुमने ये करना था, तुमने गलत कर दिया? नहीं, संजीव कोच साहब बहुत शांत हैं, बहुत कम डांटते हैं। जब हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती होती है कि भाई आज तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तभी थोड़ा बहुत डांटते हैं, वरना संजीव कोच साहब का मतलब बहुत शांत है। संजीव कोच साहब बहुत डांटते हैं तो किस तरह से लेते हैं? उस डांट को आप किस हिसाब से लेते हैं? एक कि प्यार की डोज के हिसाब से लेते हैं कि सर ने हमें बताया है, सिखा रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें डांट रहे हैं, या कुछ अन्य वो होता है कि सर ने ना हम कर रहे थे वैसे डांट दिया? नहीं, हम पॉजिटिव में ही लेते हैं कि अगर डांट रहे हैं तो हमारे भले के लिए डांट रहे हैं, अगर नहीं डांटेंगे तो हम फिर वही गलती करेंगे, तो इसलिए हम पॉजिटिव ही लेते हैं उसे। तो अगर आपकी एकेडमी की अगर बात करें, लगभग कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर? 20-25 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, और उनमें से आधे सभी नेशनल्स में सबका मेडल है। तो क्या टाइमिंग क्या रहता है और किस तरह का आपका दिनचर्या रहता है कि हाँ इतने बजे उठना है, हमने ये करना है? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर 3 घंटे की प्रैक्टिस होती है, फिर वापस आके नहा धो के अगर घर का काम करवाना होता है तो वो करवा देती हूँ, वरना सो जाती हूँ। फिर उठ के थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, फिर इतने प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है फिर से, तो फिर प्रैक्टिस पे जाके और फिर 3 घंटे फिर प्रैक्टिस होती है, फिर वापस आके खाना खा के और फिर जल्दी सोना होता है, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है, वरना नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि नींद भी ज़रूरी होती है, इसलिए फिर सो जाती हूँ मैं। हर्षिता से हमने बातचीत की, जैसे इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, और साथ में संजीव सर इनके जो कोच है हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे। और इन्होंने एक तरह से इनसे अलग अलग बातों पे, जैसे कि मैटर पर हमने बात हुई, कैसे दिनचर्या आपका है, क्या आपने किस तरह से प्रैक्टिस की, सारी इन्होंने बात बताई। और आज की अगर बात करें तो भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। और अभी हमारे साथ संजीव सर से भी हम बात करेंगे। हर्षिता थोड़ा सा हमें वो दें सर, जैसे आपकी बच्ची ने एक तरह से, स्टूडेंट ने एक तरह से भारत का नाम एक तरह से रोशन किया है, जब आपने सुना तो आपको कैसे भाव थे आपके? बड़ी खुशी हुई। और इसने जो अब प्रैक्टिस की है, लगातार 5-6 वर्षों से तपस्या की है, तो वो सफल हुई, तो उसके लिए बहुत बहुत मतलब व्यक्त नहीं कर सकते, इतनी खुशी हुई हमें। और हमारे एकेडमी की लड़कियां, मतलब पहले भी एक लड़की हमारी वर्ल्ड स्कूल में फर्स्ट आई है, एक एशिया चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, पहले भी 2-3 लड़कियां हमारी इंटरनेशनल हैं। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हर्षिता ने उनसे आगे निकलते हुए वर्ल्ड कैडेट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ये जब गोल्ड मेडल प्राप्त किया तो बहुत खुशी हुई। जैसे पिछली बार की अगर बात करें, हर्षिता ने बताया कि जैसे पिछले साल में जब गई थी मैच के लिए, उस टाइम ने इंजरी हो गई थी, पैर में उनके चोट लग गई थी, और एक तरह से निराशा उनके उसमें आई थी। तो उसी दिन, 1 साल के बाद, उसी दिन जिस दिन चोट लगा था, उसी दिन जीत हासिल की। तो क्या मानेंगे आप इसको? हाँ, मैं बड़ी खुशी हुई जी, इतनी जल्दी टाइम में रिहेबिलिट किया। और 1 वर्ष में पुणे उस प्रतियोगिता में जिसमें चोट लगी थी उसी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। पिछली बार भी हमें इससे बड़ी उम्मीद थी, और पिछली बार बड़ी अच्छी तैयारी में थी ये, लेकिन उम्र इसकी कम थी, क्योंकि और लड़कियां उम्र कम करके इन कंपटीशन में भाग लेती हैं। हमारी सभी बच्चों की विशेषता है, हमने किसी भी बच्चे की एक दिन भी उम्र कम नहीं करवाई है, और हमारे बच्चे मतलब बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो एक्चुअल एज में जो ये वर्ल्ड चैंपियन बनी है, बिल्कुल इसे हम असली चैंपियन कह सकते हैं। लेकिन जो और बच्चे पोजीशन आए हैं, उन सभी बच्चे कोई 2 वर्ष की उम्र कम कर रखी, किसी 3 वर्ष की, लेकिन हमारी लड़की ने 1 दिन की उम्र कम नहीं की है। इस बात की हमें बहुत खुशी है। इसने एक्चुअल एज में होते हुए बड़ी एज के बच्चों को हरा करके वर्ल्ड में
प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे बड़ी जैसे- खुशी की बात ये है। जी, कोच साहब ने कहा कि जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको कि जैसे एज ग्रुप होता है उसको मेंटेन करने कई बार ना एज कम कर लेते हैं, कोई बढ़ा लेते हैं, लेकिन एज बच्ची की एक्चुअली जो डेट ऑफ बर्थ है और वेट है और एक तरह से एज है बिल्कुल परफेक्ट है। उस हिसाब से इसने जो गोल्ड मेडल हासिल किया है, भारत का नाम एक्चुअली में इन्होंने रोशन किया। इस तरह से इनके जो कोच है संजीव सर बताते हैं। संजीव जी, जैसे कि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे बच्चे, तो आप कैसे वो करते हैं कि हाँ ये बच्चे फाइनल तक मतलब देश के लिए नाम रोशन करने के लिए फाइट में जा सकती है विदेशों में भी? देखो जी, सभी बच्चों की अलग अलग स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। और जो हर्षिता में है वो सभी जो रेसलिंग के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो इनमें बिल्कुल एक्चुअल हैं। रेसलिंग के लिए स्पीड भी चाहिए, इंडोरेंस भी और फ्लेक्सिबिलिटी भी, एजिलिटी भी, वो सभी क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी हैं। और कुश्ती के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, स्पीड भी बहुत अच्छी चाहिए, इंडोरेंस भी, स्ट्रेंथ भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी, एजिलिटी भी, वो सभी क्वालिटी हर्षिता में विशेष रूप से एक हेरिडिटी इनको मिली है। इसके पिताजी भी बड़े कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के, और उसी से इनकी माताजी भी बड़ी अच्छी मतलब ताकतवर हैं, तो उनका हेरिडिटी का इनमें एक उपहार के रूप में मिला है। तो इसका लाभ लेते हुए इन्होंने कुश्ती ज्वाइन की। हमारे पास 2015 में ये हमारे पास आने लगी थी, बिल्कुल छोटी सी थी, तो उसी वक्त से मतलब बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है। जैसा हम बताते हैं उसका अनुसरण करती है और बड़ी लगन से प्रैक्टिस करती है, और उसी का नतीजा ये जहाँ भी जाती है, मतलब अंडर 14 स्कूल नेशनल में गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया, फिर अंडर 17 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, फिर अंडर 17 कैडेट नेशनल हुई उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया, खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। मतलब जहाँ पर जाती है बड़ा अच्छा ये प्रदर्शन करती है। इसके अंदर कुश्ती का कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, जो इसके अंदर नेचुरल टैलेंट है ये अपना देने का प्रयास करती है। और परमपिता परमेश्वर से यही कामना इसी तरह से कि बुद्धि सकारात्मक बनी रहे, पॉजिटिविटी रहे, ये अपना आचरण को बढ़िया रखते हुए मतलब देश और समाज को मतलब एक विशेष योगदान दे सकती है राष्ट्र को। तो और बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं, केवल हमारी धरोहर नहीं है, हम इसे राष्ट्र की संपत्ति मानते हैं और ऐसा विश्वास रखते हैं कि ये ओलंपिक में राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में योगदान देगी और भी जो कंपटीशन होंगे उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगी। और दूसरी इसकी विशेषता एक और है, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। और मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ लोगों के ये दिमाग में है जो बच्चा खेलेगा वो पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास जितने बच्चे हैं हम सबको मोटिवेट करते हैं भाई खेल पढ़ाई में कहीं बाधा नहीं है। हमारे पास सभी बच्चे 80% से ऊपर के हैं, क्योंकि हम उनको मोटिवेट करते हैं भी पढ़ाई साथ में रखो। जो खेलने वाला बच्चा उसका सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है, जो आम बच्चा 2 घंटे में कार्य करता है वो 1 घंटे में कार्य कर सकता है। तो खेल के साथ साथ शारीरिक विकास नहीं होता, केवल मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है, और उसका ये परिणाम है ये 85-90% नंबर लेती हैं। और भी बच्चे हमारे जितने हैं वो 80% से ऊपर के हैं। जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ खेल के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई में भी बच्चों के जो अगर नंबर की बात करें तो अव्वल नंबर है और इन्होंने अच्छी पढ़ाई भी की है। सर, जैसे यहाँ से बच्ची वहाँ के लिए रवाना हुई, उस टाइम आपके किस तरह के सपने थे? आपको लगता था कि गोल्ड मेडल लेकर आएगी या पिछली बार की तरह उस तरह का कोई हादसे का शिकार ना हो, मतलब इस टाइप से कुछ था या क्या सोचते थे? ये खेल है, इसमें खेल में 2 प्रैक्टिस जो लड़ते हैं कुश्ती करते हैं उनमें से पता नहीं किस टाइम किस मौके पे क्या हो जाए, इसको कुछ नहीं कह सकते। पता नहीं कौन सी टेक्निक लगाना चाहते हैं हम, लगा दे दूसरा, उसका कुछ नहीं पता कुश्ती का। और दोनों बराबर के हैं, तो उसमें बड़ी सूझबूझ से जो दूसरे की ताकत को प्रयोग करते हुए अपनी टेक्निक लगा देता वही विजयी होता है। और हर्षिता ने इसका बखूबी प्रयोग किया अपनी मतलब अक्षमता का। जो आपका गुरु मंत्र रहा है उसका प्रयोग पूरी तरह से इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी इन्होंने मतलब परफॉर्मेंस दी है। जैसे हम इनको गाइड करते हैं उसको बिल्कुल फॉलो करती है। और मतलब हमारी तो गाइडेंस से लड़ना तो इसी ने कुश्ती भाई अपोनेंट की को देख करके उसकी टेक्निक को देख करके उस पर अपनी टेक्निक लगाना, तो इसकी विशेष तो योगदान हर्षिता का है। अपना दिमाग का जो प्रयोग करती है, जो अगर बुद्धि के साथ साथ ताकत के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग जो करेगा, क्योंकि खेल कुश्ती खेल एक बौद्धिक और ताकत का संगम है। बुद्धि और ताकत होगी वही उसमें विजयी होगा, दोनों चीज़ इसमें चाहिए। केवल अकेली ताकत काम नहीं करेगी, अकेली बुद्धि काम नहीं करेगी, तो इसमें इसका बड़ा तालमेल अच्छा है बुद्धि का और ताकत का, तो इसने अच्छे परफॉर्मेंस किया। संजीव जी, एक बार पुनः आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी जगह स्टूडेंट आपके यहाँ हिसार की बच्ची ने भारत देश का नाम रोशन किया गोल्ड मेडल लाके, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आपके बच्चे जो कि आपके एकेडमी में आगे भी भारत का नाम रोशन करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना समय दिया और इसका इंटरव्यू लेकर पूरे भारत में इसका प्रसारित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम अपने बच्चों को तैयार करने का प्रयास करते रहेंगे और राष्ट्र में इनका विशेष योगदान रहे, राष्ट्र निर्माण
निर्माण में अपना योगदान दें। यही हमारा प्रयास है कि हमारे बच्चे चरित्रवान भी हों और बुद्धिमान भी हों, बलवान हों। उसके लिए हम पूर्णतः प्रयासरत रहते हैं और इसका ये हर्षिता ने बड़ा अच्छा एक गौरव का क्षण में प्राप्त किया, इसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई। हर्षिता, पुनः एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे भविष्य में भी इस तरह के जलवे आप बिखरते रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जो हर्षिता से हमने बातचीत की, उनके कोच संजीव सर से भी बातचीत की। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आप कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं खेल से रिलेटेड तो संजीव सर के सामने हम अगली बार संजीव सर से हम एक्सक्लूसिव बातचीत भी करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। उसमें अगर खेल के प्रति आपको कोई सवाल है रेसलिंग को लेकर और खेलों को लेकर तो आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हर्षिता के लिए आप किस तरह के विशेष करेंगे, क्या कहेंगे हर्षिता ने जो जीत हासिल की, भारत का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लिया कि इतनी छोटी सी उम्र में, इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और देखते रहेंगे और ये जवाब वो आपको देते रहेंगे उस पर। और मैं एक और निवेदन सभी बच्चों से करना चाहूँगा कि मतलब जितने भी पहलवान हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, वो पढ़ाई को बिल्कुल साथ साथ रखें। पढ़ाई कहीं बाधा नहीं है और अपने आप को दूसरा मतलब चरित्र निर्माण में विशेष योगदान दें, अपना उसको संभल के रहें, अपने परिवार की गरिमा और क्षमता को बनाए रखें। ऐसा प्रयास सभी बच्चे करते रहें। यही क्योंकि सबसे बड़ा धन यही है हमारा। चरित्र अच्छा होगा तो हम अच्छे कर सकते हैं। तो सभी बच्चों से पढ़ाई भी खेल के साथ साथ वो रखें, ऐसा मैं संदेश इस अवसर पर देना चाहूँगा सभी बच्चों को, जितने भी खिलाड़ी हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।